हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफर मीरा और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। गाइस, आपने फार्मास्यूटिक्स का पहला पार्ट देख लिया, वो काफ़ी लेंथी हो गया था। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और आपको याद करवाने की कोशिश की कि आपको कुछ चीज़ें याद रह जाएं। आज हम फार्मास्यूटिक्स को वाइंड अप करेंगे क्योंकि टेस्ट की मेरा ख्याल है करीब आता जा रहा है। इतना लेट होगा नहीं, अब मोस्ट लाइकली जल्दी हो जाएगा अब। तो मैंने आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी कुछ करना है और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में भी यानी बताना है। साथ साथ फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में लाजमी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ आज फार्मास्यूटिक्स जो है ना वो हम जल्दी वाइंड अप कर लें। तो गाइस, एक तो ग्रीन टी आप ही पी लें, अगर आप नहीं पीते हैं तो उसकी आदत डाल लें। बार बार ही मैं आपको हमेशा कहता हूँ ग्रीन टी लाजमी पिएँ, दिन में 1 कप लाजमी पी लिया करें। फ़ायदा है नहीं है लेकिन पी लिया करें, फ़ायदा है। अगर आप ज़्यादा फ़ायदा देखना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो देख लें, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मिला के बताई हैं कि जनाब इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं फार्मास्यूटिक्स का रिमेनिंग पार्ट। तो गाइस, डोसेज फॉर्म पे हमने बात कर ली है, उसके बाद फ़िज़िकल फार्मेसी में भी हमने बात कर ली है। अब मैं अक्सर लोग निगलेक्ट कर दे, QC भी मैंने बता दिए कुछ स्पेसिफिकेशन, वो आप देख लीजिएगा। वेट वेरिएशन, फ्राइबिलिटी, इसके कितनी वैल्यूज़ चाहिए, क्या टेस्ट हैं, वो आप ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन चूँकि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन शूटिक्स की कम ही है तो इतना खपने की ज़रूरत वैसे है नहीं एक्चुअली, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर लाजमी करेंगे। तो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं कुछ बातें आपको बताऊँ, कुछ MCQs इंपॉर्टेंट अगर आ सकते हैं तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चूँकि मैंने वो थोड़े पॉइंट्स लिखे भी हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जी गाइस। एक तो यह है कि मैंने जी अपने नोट्स जो हैं बनाए हैं पूरे, अगर आप ये देख सकें तो सारी ज़िंदगी मैंने जो भी तैयारी की है वो मैं 7 पॉइंट्स जो है ना अपने लाजमी ऐड कर लेता हूँ ताकि वो फिर आपके आगे नज़र आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं कि अगर आपने कटिंग करनी है तो कटिंग का प्रोसेस करना है तो उसके लिए सिंपल याद रखें, कटिंग मिल यूज़ होगी। कौन सी मिल? कटिंग मिल। उसके बाद कंप्रेशन के लिए रोलर मिल जो है बेस्ट मिल है। उसके अलावा इम्पैक्ट के लिए हैमर मिल है। इसकी डिटेल नहीं है, बस जल्दी से रीड आउट करते जाएं। इम्पैक्ट के लिए हैमर मिल है और अट्रीशन के लिए जो है वो हमारे पास कोलाइडल मिल या रोलर मिल दोनों यूज़ होती हैं। जबकि इम्पैक्ट एंड अट्रीशन अगर दोनों इकट्ठे करने हों तो उसके लिए बॉल मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ होती है। फ्लूइड एनर्जी मिल ज़्यादा प्रेफरेबली है। अगर ऑप्शन में बॉल मिल हो तो बॉल मिल प्रायोरिटी है और फ्लूइड एनर्जी मिल सेकंड प्रायोरिटी है। अगर दोनों हों तो बोथ हैं। अगर फ्लूइड एनर्जी मिल अकेला हो तो फ्लूइड एनर्जी मिल पे आप टिक कर लें। ठीक है गाइस, ये बात नोट की आपने कि ये इंपॉर्टेंट है कि खाली अगर एट्रीशन है तो उसके लिए कोलाइडल मिल या रोलर मिल है, इम्पैक्ट के लिए हैमर मिल है। लेकिन अगर इम्पैक्ट एंड एट्रीशन है तो उसके लिए बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल है। यानी मैं सब जल्दी से मतलब कन्फ्यूजन ना हो आपको तो मैं बताता चलूँ, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल, एट्रीशन कोलाइडल मिल या रोलर मिल, इम्पैक्ट हैमर मिल। ये जनाब आप लाजमी तौर पे देख लें कि जी ये एक MCQ में भी प्रॉबेबली आ सकता है। तो गाइस, ये इंडस्ट्रियल में एक मुझे इम्पोर्टेंट MCQ लगता है। अच्छा, तो गाइस थोड़ी सी आवाज़ में आपको शोर आ रहा होगा। एक्चुअली अंदर बच्चे सो रहे हैं तो मैं TV लॉन में बैठा हूँ, ऊपर पंखा चल रहा है। यूजुअली जो वीडियोज़ मैं ऑफिस में रहता हूँ वहाँ पे AC होता है तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा गाइस, और इम्पोर्टेंट MCQ आता है कि जी केमिकल डिग्रेडेशन जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो इसमें हाइड्रोलिसिस नंबर 1 है, द मोस्ट कॉमन टाइप है। उसके बाद ऑक्सीडेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन है, आइसोमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन है और अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक केमिकल डिग्रेडेशन की जो है टाइप बनती है। इसके अलावा अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखा जाए तो हाइड्रोलिसिस द मोस्ट कॉमन टाइप, और जो क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रोन चीज़ें हैं ईस्टर अमाइड ग्रुप्स जो होते हैं दे आर मोर प्रोन टू डिग्रेडेशन। और यूजुअली सारी जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो ईस्टर अमाइड ग्रुप्स उनके अंदर जो है वो लैक्टोन ग्रुप्स मौजूद होते हैं, इसलिए दे आर मोर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस। इसके बाद फिजिकल डिग्रेडेशन की अगर बात करें एक MCQ आ सकता है। उसके बाद हमारे पास लॉस ऑफ वाटर आ जाता है, लॉस ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, क्रिस्टल ग्रोथ हो सकती है, पॉलीमेरिक चेंजेस हो सकती हैं, कलर चेंजेस हो सकती हैं, टेम्परेचर हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, लाइट हो सकती है। ये हमारी सारी फिजिकल चेंजेस हैं। अब ना एक एग्जांपल MCQ आता है, ये ज़रा गौर करें और नोट कर लें जी। हाइड्रोलिसिस में 3 एग्जांपल्स हैं, कॉमन 3 ड्रग्स हैं जो उनमें हाइड्रोलिसिस होती है। नंबर 1 एस्प्रिन। एस्प्रिन हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना बहुत कॉमन है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पेनिसिलिन
जो है उनमें हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जो है ये भी हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना होता है इनके अंदर, यानी केमिकल डिग्रेडेशन में ये होती हैं। तो रिपीट कर रहा हूँ, एस्प्रिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद फोटोलाइसिस जो लाइट है उसमें हमारे पास क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फोटोलाइसिस का फिनोमेना होता है डार्क डिग्रेडेशन का। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, जी हाँ, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो कि डायरेक्ट वैसोडायलेटर है उसमें भी जो है फोटोलाइसिस बहुत कॉमन है। और पोटेशियम आयोडाइड KI इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट MCQ आता है फोटोलाइसिस का। तो 3 ड्रग्स फोटोलाइसिस की होगी, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। इसके अलावा ऑक्सीडेशन में 2 बड़ी कॉमन एग्जांपल हैं, एक है मॉर्फिन और एक है एड्रेनालिन। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी हैं, ये नोट कर लें, लिख लें। इसके बाद गाइस एक इंपॉर्टेंट MCQ आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमल्शन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। मोस्ट ऑफ यू नो डैट emulsions are thermodynamically unstable, तो माइक्रो emulsions आर द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती हैं। इसकी जो साइज़ है इनका लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर होता है, कैन नॉट रिफ्रैक्ट लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं कर सकती, स्पॉन्टेनियस होती हैं, नो एनर्जी इनपुट इनके लिए चाहिए होती, कोई नहीं चाहिए होती। अच्छा, इमल्शन के टेस्ट में MCQ आ जाता है, यू आर वेरी फेमिलियर। डाइल्यूशन टेस्ट है, कंडक्टिविटी टेस्ट नंबर 2 पे है, डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट है, फ्लोरेसेंस टेस्ट है, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट है। ये इमल्शन की जो टाइप्स को चेक करने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं। अच्छा गाइस, आगे चलते चलें तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट MCQ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो साइज़ रेंज है वो है 0.01 टू 0.1 माइक्रोमीटर। 0.01 टू 0.1 माइक्रोमीटर एग्जाम्पल है एस्पिरिन इन वाटर। जो कोर सॉल्यूशंस हैं उनका हमारे पास जो साइज़ है, ये लार्ज ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका साइज़ ग्रेटर देन 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जबकि जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनका साइज़ तो बहुत कम होता है, लेस देन 0.01 माइक्रोमीटर। तो ये याद रखें, ट्रू सॉल्यूशन का साइज़ है लेस देन 0.01 माइक्रोमीटर, कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज़ है 0.01 से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर, और कोर सॉल्यूशंस जो हैं उसका साइज़ ग्रेटर देन 0.1 माइक्रोमीटर। यानी सिंपल सी बात होगी कि लेस देन 0.01 माइक्रोमीटर ट्रू है, और जो हमारा कोलाइडल है वो 0.01 से आगे शुरू होकर 0.1 माइक्रोमीटर तक, और ग्रेटर देन 0.1 माइक्रोमीटर जो है वो कोर सॉल्यूशंस हमारे पास बन जाते हैं। अच्छा गाइस, आगे आ जाता है सॉल्यूट सॉल्वेंट और उसकी एग्जांपल। ये एक MCQ आ जाता है कि लिक्विड इन गैस में वाटर इन ऑक्सीजन, एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड में मिनरल ऑयल इन पैराफिन। यानी अगर लिक्विड, अगर आपके पास सॉल्यूट अगर लिक्विड हो, सॉल्वेंट सॉलिड हो, तो उसमें एग्जांपल है मिनरल ऑयल इन पैराफिन। ये एक MCQ आ जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैंने पहले जिक्र किया। कोलिगेटस का मतलब होता है बाउंड टुगेदर, और यह हमें फंक्शन ऑफ मोलैलिटी बुलाता है। मोलैलिटी यहाँ पे जिक्र करना ये ज़रूरी समझता हूँ कि मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। ठीक हो गया। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ओवर लीटर, दैट इज नॉर्मेलिटी। और इसके बाद हमारे पास आता है मोलैलिटी, मोलल MOLAL, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg। जब इसको kg में करें तो दैट इज मोलैलिटी। और मोल फ्रैक्शन होता है टोटल नंबर ऑफ जितने भी मोल्स जो हैं मौजूद होते हैं सोल्यूशन के अंदर, N1 N2 N2, उनकी जो फ्रैक्शंस होती हैं उसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। केमिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन चूँकि बात आई है फार्मास्यूटिक्स में भी ये इंपॉर्टेंट है तो इसका हमने जिक्र कर लिया है। इसके बाद गाइस मैं आपको थोड़ा सिलिक ग्लास की जो टाइप्स हैं उसमें MCQ आ जाता है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो गाइस आइए अब ग्लास की टाइप्स की बात करते हैं। तो जी गाइस, फार्मास्यूटिकल ग्लास में टाइप 1 ग्लास जो है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास है। हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर मेरी वीडियो में आप पॉइंट नोट कर ले तो बड़ी बेहतर बात रहेगी। तो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 है। टाइप 2 के लिए हमारे पास ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। और टाइप 3 के अंदर हमारे पास सोडा लाइम सिलिका ग्लास है, सोडा लाइम सिलिका ग्लास है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट MCQ आता है कि लीकर टेस्ट किसके लिए होता है। तो लीकर टेस्ट इज बेसिकली फॉर द अम्प्यूल्स। किसके लिए होता है? अम्प्यूल्स के लिए होता है। परफॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ वैक्यूम प्रेशर ट्रीटमेंट एंड मेथाइलिन ब्लू डाई इन एम्प्यूल्स, यानी मेथाइलिन ब्लू डाई को भी जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद गाइस एक और डॉट टेस्ट है, वो होता है हमारे पास किसके लिए? एरोसोल्स के लिए डॉट टेस्ट। ठीक है, ये आप याद रखिएगा।
कि डॉट टेस्ट जो है हमारे पास एरोसोल्स के लिए होता है। इसके बाद नाज़रीन हम आगे चले जाएँ। स्टीरिलाइजेशन टेम्परेचर फॉर एक्वा सोल्यूशन इन ऑटोक्लेव इज़ 121 डिग्री सेल्सियस है। पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क जो है इसके दो मेथड है, एक होल्डिंग मेथड है और एक है फ्लैश मेथड। जो होल्डिंग मेथड है ये लो टेम्परेचर है और लॉन्ग टाइम के लिए होता है और इसमें 62.5 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए रखा जाता है। जबकि जो फ्लैश मेथड है हाई टेम्परेचर है, इसमें 71.7 डिग्री सेल्सियस पे आप 15 सेकंड के लिए दूध को आप कर लेते हैं। उसके बाद नाजरीन एक और इम्पॉर्टेंट MCQ मैं समझता हूँ, चले ये अब जिक्र इसका आ गया तो INH जो है इसकी मेटाबोलाइजेशन होती है बाय एसिटाइलेशन। वैसे तो फार्माकोलॉजी का MCQ है लेकिन चले सामने नज़र में आ गया तो मैंने कहा मैं आपसे ये भी डिस्कस जो है वो कर लेता हूँ। तो गाइस आगे हम एक और बात कर लें कि प्लास्टिसाइज़र की एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सॉर्बिटोल जो है वो प्लास्टिसाइज़र है, ग्लिसरीन भी प्लास्टिसाइज़र है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी जो है वो प्लास्टिसाइज़र है। 3 प्लास्टिसाइज़र हैं, सॉर्बिटोल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। सॉर्बिटोल का मोस्टली पूछा जाता है, ये प्लास्टिसाइज़र है। फ्लेवरिंग एजेंट में हमारे पास इथाइल, वेनालिन और भी बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट, वेनीला है, ऑरेंज फ्लेवर है, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ओपेसिफायर जो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में जो यूज़ होता है, ओपेसिफायर दैट इज़ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पूछा जाता है। तो ये भी कुछ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट MCQs जो है वो साथ साथ आपके जिक्र कर दिया। तो एक MCQ आ जाता है कलर ऑफ आयोडीन जो है, कलर ऑफ आयोडीन बेसिकली एक्चुअली ब्लैक है। और एक और MCQ मेरी नज़र से जी गुजरा है जी, राउट्स लॉ जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो बताता है, बेसिकली सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी को बताता है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट MCQ जो है नज़र से जी नज़र में आ गया है, MCQ आ जाता होता बाज़ कि है तो वैसे केमिस्ट्री का, लेकिन चले आइसोएक्टेन नंबर जो है वो आइसोएक्टेन नंबर जो होता है वो 100 होता है और जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो उतनी ही नॉकिंग कम होती है पेट्रोल की। तो ये भी थोड़ा सा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया। तो गाइस वीडियो तो फिर बड़ी लंबी हो गई है, फार्मास्यूटिक्स बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता जा रहा हूँ। एक MCQ आ जाता है एंगल ऑफ रिपोज का, एक्सीलेंट फ्लो हमेशा 25 से 30 में होता है। एक MCQ आ जाता है कि पुअर क्या है, पुअर है उसकी वैल्यू 40 से 55। व्हाट इज़ द रेमेडी ऑफ पुअर, के पुअर को हम सही कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको मस्ट एजिटेट, उसको आपको एजिटेट करना है या वाइब्रेट करना है ताकि उसका फ्लो जो है वो बढ़ जाए। कार्ज इंडेक्स का भी MCQ आ जाता है, हॉस्नर रेशो का भी MCQ आ जाता है। तो अगर कार इंडेक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसमें आ जाता है कि पुअर या कोहेसिव कौन सा है कंपाउंडर जो है। तो उसमें अगर हमारे पास कार इंडेक्स में अगर देखा जाए तो हॉस्नर रेशो पुअर कोहेसिव की है 1.35 से लेकर 1.45 तक। अगर नाज़रीन माइक्रो एनकैप्सुलेशन, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में माइक्रो एनकैप्सुलेशन पे MCQ आ जाता है। जो टेक्निक्स टू मैन्युफैक्चर माइक्रो कैप्सूल्स, इनके नाम है बेसिकली 8 टेक्निक्स हैं। कितनी टेक्निक्स हैं? 8। क्या बनाने के लिए? माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए, माइक्रो कैप्सूल्स बनाने के लिए। तो नंबर 1 पे है पैन कोटिंग, ये नोट कर लीजिए, MCQ आएगा। नंबर 2 मल्टीपल इमल्शंस। नंबर 3 है जी मैस एक्सट्रूजन मेथड जिसको डिस्पर्शन कोटिंग कहते हैं। नंबर 4 है एयर सस्पेंशन कोटिंग। नंबर 5 है कोसर्वेशन यानी फेस सेपरेशन। नंबर 6 है सॉल्वेंट एवेपोरेशन। नंबर 7 है पोलीमराइजेशन और नंबर 8 है इन सीटू पोलीमराइजेशन। तो ये नोट कर लें, 8 मेथड जो हैं वो माइक्रो एनकैप्सुलेशन में यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अगर आपने आइडेंटिटी चेक करनी है किसी चीज़ की आइडेंटिटी, तो उसके लिए NMR IR की जा सकती है, UV की जा सकती है, TLC की जा सकती है, DSC एंड ऑप्टिकल रोटेशन। अगर आपने प्योरिटी चेक करनी है तो उसके लिए मॉइस्चर टेस्ट करना पड़ता है, इनमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, हैवी मेटल्स, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ वगैरह चेक करते हैं। ऐसे के लिए हमें करनी पड़ती है टाइट्रेशन और UV। क्वालिटी के लिए हमें अपीयरेंस चेक करनी पड़ती है, ऑर्डर, pH ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा जी गाइस एक और इम्पॉर्टेंट आ गया PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 है आ जाता है कैंसर डीनेचरेशन, नंबर 2 पे है एनीलिंग और नंबर 3 पे है एक्सटेंशन। तो ये भी मैंने कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। तो गाइस टैबलेट्स को प्रिपेयर करने के लिए मेथड हैं 3, वो भी ज़रा नोट कर लीजिए। एक है डायरेक्ट कंप्रेशन, उसके बाद है ड्राई ग्रैनुलेशन और वेट ग्रैनुलेशन। तो टैबलेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है हमारे पास वेट वेरिएशन आ जाता है, फ्राइबिलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं फार्मास्यूटिक्स में समझता हूँ कि बायो फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। वीडियो तो लेंथी हो ही गई है लेकिन चले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं।
बायोफार्मास्यूटिक्स में जी आपने कंपार्टमेंट मॉडल जो है वो उसको ज़रा थोड़ा सा देख लेना है। मैं पहले बता चुका हूँ, एक 1 कंपार्टमेंट मॉडल है, 2 कंपार्टमेंट मॉडल है, एक मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल है। उसके बाद आपने लोडिंग डोज की डेफिनेशन देख लेनी है और मेंटेनेंस डोज को जो है वो लाजमी तौर पे देख लेना है। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अलावा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ये देख लें। रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है वो देख लें। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी जो है उसको आप थोड़ा सा देख लें। उसके बाद एक चैप्टर है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का, चैप्टर नंबर 7, वो जो है वो आप थोड़ा सा लाजमी देख लें। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स या लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो गाइस, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स बायोफार्मास्यूटिक्स, ये मैं कुछ पॉइंट बोलने लगा हूँ, ये आप नोट कर लें, लिख लें, इंशाल्लाह आपका MCQ गलत नहीं होगा। जी गाइस, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक प्रोसेसेस दैट रिजल्ट इन डिसप्रोपोर्शनल चेंजेस यानी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन व्हेन द डोज इज चेंज। यानी अगर आपने डोज जो है अगर चेंज करते हैं तो उसके अंदर इंक्रीज, डिक्रीज या सेम अगर कुछ डिसप्रोपोर्शनल चेंजेस आती हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका दूसरा नाम है डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका तीसरा नाम है सैचुरेशन फार्माकोकाइनेटिक्स, ये याद रखिएगा। यानी डोज डिपेंडेंट है, अगर आप डोज चेंज करते जाएंगे तो क्या उसमें इंक्रीज कंसंट्रेशन में, इफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आती हैं, इंक्रीज आती है, डिक्रीज आती है, सेम रहती है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसमें क्लीयरेंस 1, हाफ लाइफ 2 और यूजुअली नॉट कांस्टेंट विद डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी क्लीयरेंस और हाफ लाइफ इसमें कांस्टेंट नहीं होती डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स में। इन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स द काइनेटिक्स ऑफ ए प्रोसेस डीलिंग विद ड्रग डेविएट्स फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से डेविएट कर जाती हैं वो ड्रग्स जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। हैंस दिस डेविएशन इज कॉल्ड एज सैचुरेशन काइनेटिक्स, इसलिए इसको हम सैचुरेशन काइनेटिक्स कहते हैं। माइकलिस मेंटन काइनेटिक इक्वेशन भी इन्हें कहते हैं और इसको कहते हैं माइकलिस मेंटन ऑफ कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक्स भी इनको हम जो है वो कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब एक इम्पॉर्टेंट बात, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में फ़र्क क्या है। जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है, कांस्टेंट एलिमिनेशन हाफ लाइफ एंड कांस्टेंट क्लियरेंस विद एन इंक्रीज इन द डोज। अगर हम डोज इंक्रीज करते जाएँ तो कांस्टेंट जो है हमारी एलिमिनेशन होती है, हाफ लाइफ की भी कांस्टेंट एलिमिनेशन हाफ लाइफ होती है और कांस्टेंट क्लियरेंस होती है। लेकिन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, डोज डिपेंडेंट क्लियरेंस है, डोज डिपेंडेंट हाफ लाइफ है और डोज डिपेंडेंट एरिया अंडर कर्व है, यही फ़र्क है। यानी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में डोज डिपेंडेंट जो है वो क्या होती है, हमारी हाफ लाइफ है, क्लियरेंस है और एरिया अंडर कर्व है, जबकि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में कांस्टेंट एलिमिनेशन हाफ लाइफ और कांस्टेंट क्लियरेंस होती है। नंबर 2 पे द स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व आर प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द डोज। लीनियर काइनेटिक्स में जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है या एरिया अंडर कर्व है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द डोज, जबकि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर डिस्क्राइब्ड एज Vmax एंड Km, यानी इसमें उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। उसके बाद लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, मैंने आपको पहले बताया, जबकि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते। इसमें मिक्स्ड ऑर्डर होता है, सैचुरेशन काइनेटिक्स होता है या कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक्स होता है। अच्छा, एग्जांपल ऑफ ड्रग्स शोइंग नॉन लीनियर काइनेटिक्स में 2-3 मेन एग्जांपल्स आप याद रख लें। लिग्नोकेन जो है हमारे पास नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करती है। फेनिटाइन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करती है। पेनिसिलिन जी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करती है। सैलिसाइलिक एसिड भी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करता है। उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग जो है एक और कार्बामेज़ेपिन, ये भी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको ड्रग्स बता दी हैं जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो गाइस, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको और बता दी हैं। इसके अलावा एंड पे फार्मास्यूटिक्स के बारे में आपको ये कहना चाहूँगा कि CPR का चैप्टर नंबर 2 से लेकर 8 लाजमी तौर पे आपको पढ़ ले, आपको डोसेज फॉर्म उसमें से कवर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल के लिए मैं आपको पहली अपनी दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ कि जी इंडस्ट्री में आपने क्या पढ़ना है, मिलिंग, ड्राइंग और उसके इंपॉर्टेंट मिल्स देख लें, कौन सी मिल किसके लिए यूज़ होती है, कौन सी मिल किसके लिए मैंने बता भी चुका हूँ। ड्रायर्स देख लें। इसके अलावा
QC के अंदर इंपॉर्टेंट टेस्ट वगैरह देख लें, लाल टेस्ट वगैरह देख लें, मैं बता चुका हूँ। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर लाइपोसोम का साइज़, नायोसोम का साइज़ देख लें, कोटिंग टेक्निक्स देख लें और माइक्रो इनकैप्सुलेशन देख लें। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। मैंने फार्मास्यूटिक्स को कवर भी किया है, आपको थोड़ी पॉइंट्स भी बताए हैं, याद भी करवाया है, और इससे आपको आइडिया भी हो गया कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। तो गाइस जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिंक में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं। अगर आपने ड्रैप की पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, आपको इससे फ़ायदा होगा। अपना इस चैनल का ख्याल रखिए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। ग्रीन टी भी हो गई है ठंडी। अल्लाह हाफिज़। हाँ गाइस ज़रा 1 मिनट रुकिए। अगली वीडियो इंशाल्लाह हमने करनी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केमिस्ट्री के इंशाल्लाह बताऊँगा। तो जुड़े रहिए इंशाल्लाह।